हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो ये प्रैक्टिस सेट है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हम मिलकर करेंगे इनके आंसर्स को। तो चलिए देखते हैं कुछ सवालों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द 1857 रिवोल्ट बिकॉज। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि। पहला ऑप्शन है, वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा। दूसरा, वे अपने शासकों और सरदारों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वे सामंतवादी समाज में विश्वास रखते थे। वे भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं की रक्षा करना चाहते थे। तो चार ऑप्शन है और बहुत ही सोच समझ कर आप इसका जवाब दो। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वुड हेल्प इंडिया modernize. They were sympathetic to the old rulers and chieftains, or they had faith in feudalistic society. They wanted to preserve the Indian customs and traditions. तो चार ऑप्शन है, बताइए क्या जवाब हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो तो मैं इसमें आपकी हेल्प करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सामंतवादी समाज में तो विश्वास रख ही नहीं सकते हैं, गलत है। रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ थे वो लोग, ये भी गलत है, मतलब रक्षा नहीं करना चाहते थे। और पुराने शासकों से भी उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। तो मैं ये बता देता हूँ, जो आपके जो आपका मिडिल क्लास था, आधुनिक शिक्षित भारतीय हैं, उनका ऐसा मानना था कि इंडिया का कोई भला कर सकता है तो वो अंग्रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे उन्होंने अपने देश की तरक्की की है वो भारत की भी तरक्की करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है इसमें, वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा। तो वो एक अलग बात है। ठीक है, कि आगे चलकर जो है जब आपकी कांग्रेस बनती है, या आपने देखा होगा कि एक मॉडरेट फेस आता है 1885 से लेकर और 1905 तक। ये वो फेज है। इस जमाने में भी पढ़े लिखे भारतीयों का यही मानना था कि अंग्रेजों का भला कोई कर सकता है तो वो मतलब भारत का कोई भला कर सकता है तो वो अंग्रेज है। ठीक है, तो मॉडरेट फेज में भी थे, उन्हें बड़ा यकीन था ब्रिटेन के जस्टिस में, न्याय में। लेकिन 1905 तक आते आते जब लाल बाल पाल हमें नजर आते हैं, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब तक सभी लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या किया, तो उन्होंने फिर अपनी आवाज़ उठानी शुरू की लाल बाल पाल ने, जिनको हम उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ठीक है, और तब जो है अंग्रेज़ों का जो असली चरित्र था, उनका इम्पीरियलिज्म की जो पॉलिसी थी भारत के शोषण की, वो हमें नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है वो क्यों समर्थन नहीं किया पढ़े लिखे भारतीय ने। तो उसके पीछे वजह यही है कि दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वुड हेल्प इंडिया मॉडर्नाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच टू इंडिया इन 18th सेंचुरी, व्हाट डज मिसिल रेफर टू। मिसिल से क्या तात्पर्य था 18वीं सदी के भारत में जो हमें मिसिल शब्द मिलता है। तो लैंड ग्रांट्स हैं क्या ये सिख कॉन्फेडरेसीज हैं, टैक्स हैं मराठों द्वारा जो लगाए गए थे, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन है, आसान है। तो मिसिल जो है आपका वो सिख राज्य संघ है, बी। बहुत आसान सवाल था। आपने रंजीत सिंह का नाम सुना होगा, महाराज रंजीत सिंह। तो महाराज रंजीत सिंह जो है आपके, इन पर जो सवाल आपने देखा होगा, ये सुकर चकिया मिसिल से थे, सुकर चकिया मिसिल से थे आपके। ठीक है, तो सुकर चकिया मिसिल है आपके, यहाँ से थे आपके रंजीत सिंह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, व्हाट इज द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू। भारत में अंग्रेजी नीतियों के संदर्भ में साम्राज्यिक प्राथमिकताएं शब्द किससे संबंधित हैं। तो चार ऑप्शन है और इसका जवाब आप देखने की कोशिश करिए क्या जवाब हो सकता है इसका। और चार ऑप्शन है और एक बार पढ़ो, मैंने पोस्ट किया हुआ है, फिर मैं भी इसका जवाब आपसे शेयर करूंगा। हाँ जी, तो इसका जो जवाब है वो उसकी बात करते हैं, पढ़ देते हैं ऑप्शन एक बार। देश के हर कोने में अपने उत्पादों की पहुंच का विस्तार करने के लिए कुछ विशेष भारतीय उद्योगों को दी गई प्राथमिकताएं। ब्रिटिश भारत के
अधिकारियों द्वारा संचित विशाल व्यक्तिगत धन संपत्ति जिसने इंग्लैंड की घरेलू राजनीति को प्रभावित किया था। भारत में ब्रिटिश आयातों के लिए प्रदान की गई विशेष टैरिफ सुविधा। और इसके अलावा है आपका आदिवासी और किसान विद्रोहों के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन करने वाले रियासती राज्यों के प्रति अंग्रेजों द्वारा दिखाया गया पक्षपात। तो 4 ऑप्शन हैं और इसमें जो है उन्होंने पूछा है कि इंपीरियल प्रीफरेंसेस। तो इंपीरियल प्रीफरेंसेस की बात है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो है आपका भारत में ब्रिटिश आयातों के लिए प्रदान की गई विशेष टैरिफ सुरक्षा, यानी कि इसका सी जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका सी जवाब है, बिल्कुल इसका सी जवाब है। बाकी जो है जो 3 ऑप्शन रहते हैं वो सब गलत हैं। तो स्पेशल टैरिफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, इंपीरियल प्रीफरेंसेस। अगला जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू सिविल रेबेलियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पोलीगार वर। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए नागरिक विद्रोहों के संदर्भ में पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जमींदार, पहला ऑप्शन। और दूसरा है आपका दक्षिण भारत के हथियार बंद दस्ते रखने वाले जमींदार। मध्य भारत में आदिवासी विद्रोहों के नेतागण भारतीय राज्यों की विजय के बाद अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि। तो लैंडलॉर्ड्स अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश इन साउथ इंडिया, लैंडेड मिलिट्री मैग्नेट्स इन साउथ इंडिया, leaders of tribal revolts in central India, representatives appointed by British after conquest of Indian state। तो 4 ऑप्शन है और पोलीगार अगर आपको वर्ड पता है, क्योंकि फैक्चुअल सवाल पूछा गया है, तो आप जरूर कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इस सवाल को। तो ए और बी में से कोई एक जवाब है। अब आप सोचकर मुझे बता सकते हो ए और बी में से कोई जवाब है। बिल्कुल ये इसका जवाब आपका बी है, दक्षिण भारत के हथियार दस्ते रखने वाले जमींदार। तो ये साउथ इंडिया में मिलते हैं। 16 से 18 सेंचुरी के दौरान दक्षिण भारत में खास तौर पर विजयनगर साम्राज्य, मदुरई और काकतीय राजवंश के नायक शासकों द्वारा नियुक्त किए गए प्रादेशिक प्रशासनिक गवर्नर थे। ठीक है, तो पोलीगार जो थे ये कई स्टेट थे आपके साउथ इंडिया में। तो हथियार बंद जो है रखने वाले जमींदार थे, ये हमें विजयनगर में मिलते हैं, मदुरई में मिलते हैं, और इसके अलावा तीसरा है आपका इसके अंदर काकातीय में। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। और अगला है आपका निम्नलिखित में से किस घटना के तत्काल प्रभाव के रूप में बंगाल में दोहरी सरकार लाई गई? ठीक है, आसान सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। डुअल गवर्नमेंट, तो प्लासी की लड़ाई जो कि आपकी 1757 में थी आपकी ये, और कर्नाटक का तीसरी लड़ाई, और बक्सर का युद्ध, और रेगुलेटिंग एक्ट। तो डुअल गवर्नमेंट की बात है वो आपकी 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी आपकी, उसके बाद लाया गया था। और इस बक्सर की लड़ाई में आपके मीर कासिम और मुगल किंग थे आपके शाह आलम सेकंड, और इसके अलावा तीसरे थे आपके शुजाउद्दौला, ये आपके अवध के नवाब थे। तो शुजाउद्दौला थे आपके अवध के नवाब। इन तीनों को अंग्रेजों ने हराया था बक्सर की लड़ाई में। और इसके बाद बंगाल में जो है डुअल गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि नवाब और कंपनी ने मिलकर सरकार बनाई थी। सारे राइट्स हालांकि जो है कंपनी के पास आ गए थे, आपके रेवेन्यू राइट्स वगैरह। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सवाल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश कालीन आधुनिक उद्योगों के संबंध में सही है? तो पढ़ना शुरू करते हैं, पहले से ही देखते हैं। तो ये पूछा गया है मॉडर्न इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय इंडियन कैपिटलिस्ट, पहला वाला जो है आपका। तो इंडियन कैपिटलिस्ट के हाथ में तो था ही नहीं, ये आपको पता है कि अंग्रेजों का अधिकार था। तो हिंदुस्तानियों के हाथ में कहाँ था, लिखा ना अधिकांश उद्योगों में स्वामी बड़े भारतीय पूंजीपति थे, तो गलत बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू पॉवर्टी एलिविएशन, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो औद्योगिकरण भारत की गरीबी खत्म करने
के लिए तो किया ही नहीं गया था। थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य की ज़रूरतें पूरे करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि जो है रेलवे वैगन वगैरह और भी कई सारे बनाए गए। तीसरा आपका इनिशियली द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वाज कन्फाइंड टू कॉटन एंड जूट। हाँ, ये ठीक है आपका। थोड़ा सा हमें नजर आता है जूट और कॉटन के अंदर, ठीक है। तो आरंभ में औद्योगिक प्रगति कपास और जूट तक ही सीमित थी, तो इसका जवाब जो है आपका आएगा सी। सी जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड प्रोविजंस टू ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति का प्रावधान किया? ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। भारत में जो क्रिश्चियन मिशनरी आए हैं उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किस एक्ट के जरिए उन्होंने ऐसा किया? तो ये सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, आप लोग बताओ सोचकर, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसका बी जवाब है। 1813 का चार्टर था आपका, जिसमें जो है क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया था, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को। उसके अलावा 1 लाख रुपए जो है ब्रिटेन मतलब इंडिया में एजुकेशन पर खर्च करने की बात भी इसी एक्ट में थी। तो उसका 1813। अगला सवाल देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दीकू। निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित रूप से दीकू शब्द का वर्णन करता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मोस्ट appropriately describe the term डीकू। तो डीकू कौन थे? ये जवाब आपने इसमें मुझे बताना है कि क्या वे आदिवासी क्षेत्रों के साहूकार थे, वे मध्य भारत में हुए आदिवासी विद्रोहों के नेता थे, वे आदिवासी समुदाय से गांव के मुखिया चुने गए थे, वह आदिवासी क्षेत्रों में सभी भारी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द था। बिल्कुल इसका डी जवाब है। आपको पता चल ही गया होगा फोर्थ ऑप्शन पढ़ते ही। और कि जो भार के लिए जो है ना, जो आपके ट्राइब्स होती थी, तो वो भार के लोगों के लिए दीगू वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, यानी कि इसका डी जवाब है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 18वीं सेंचुरी में भारत में निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताओ। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है आपके प्लासी, वाणीवास की लड़ाई, बक्सर और प्लासी, में बता देता हूँ इनके बारे में। जो बक्सर है आपकी वो 1764 की है, वाणीवास 1760 की है, प्लासी आपकी 1757 की है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी होगी। तो ये हमें बी वाले में नज़र आ रही है, प्लासी 1757, वाणीवास 1760 और ये आपकी 64, ठीक है। तो जवाब इसका क्या है? बी जवाब आएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान था सवाल ये। तो नेक्स्ट है आपका, ये पूछा गया है कि निज़ामुल मुल्क द्वारा जो है आपका ये 1724 में हैदराबाद की स्थापना करना निम्नलिखित में से किस और संकेत करता है? तो अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एम्परर इन साउथ इंडिया, बिगिनिंग ऑफ फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू लोकल नोबल, शिफ्ट ऑफ पावर सेंटर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। देखो, जो आपका हैदराबाद का नवाब था 1724 में, उसने अपने आप को अलग करने की कोशिश की थी मुगलों से, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ फिजिकल ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, ये जवाब इसका ठीक होना चाहिए। मुगल साम्राज्य के साम्राज्यिक विघटन की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक धार्मिक कारण था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट रिलीजियस कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इमीडिएट पूछा गया है, यानी कि द एवोल्यूशन ऑफ कस्टम ऑफ सती, द लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल जो था ये आपका तात्कालिक कारण था। एनफील्ड राइफल में कहा जाता था कि चर्बी वाला कारतूस जो है, वो जो कारतूस मुंह से खोला जाता था, चर्बी से उसका यूज हो रखा था उसके अंदर, ठीक है। तो गाय का नाम था इसमें, तो इसलिए जो है लोगों को उस वक्त सिपाहियों को ऐतराज था उस कारतूस को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर और क्या सवाल पूछा जा सकता है।
तो नेक्स्ट है आपका 1850। 1850 के ऊपर सवाल है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका लैक्स लोकी कानून, लैक्स लोकी कानून 1850 क्या था, ठीक है। तो इसके जो है जवाब देखने की कोशिश करते हैं, क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो ये इट प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज बिलो द एज ऑफ 14 और इट एक्सटेंडेड द प्रोहिबिशन ऑफ सती अक्रॉस ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इट प्रोवाइडेड राइट टू इनहेरिट ancestral property to Hindu converts to Christianity. It granted the legal recognition to widow marriage। तो इसमें जो है आपका जो ये ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये लैक्स लोकी कानून को लेकर, तो इसका सी जवाब है। इट प्रोवाइडेड राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान किए। तो जो लोग ईसाई बने थे तो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो नहीं छीने गए, ठीक है। तो ये आपका था लैक्स लोकी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। तो इसका सी है, याद कर लीजिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं जवाब, वो इन्हें याद कर लें। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर द मैनकाइंड। निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। तो इसमें जो है आपका नारायण गुरु, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर क्या जवाब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ये थे आपके नारायण गुरु, ठीक है। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ये जवाब है इसका, नारायण गुरु। और उसके बाद है किंग मेकर्स। किंग मेकर्स के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत आसान सा सवाल है, फर्रुख के ज़माने की बात है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए उसके जवाब में बता देता हूँ, आप भी एक बार देखो। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, बिल्कुल अब्दुल्ला खान और हुसैन अली इसका जवाब है, किंग मेकर्स कहा जाता है इन्हें। तो इसका जवाब आपका यही आएगा, ए जवाब है, ए अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। और उसके बाद है आपका द एम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया 19th सेंचुरी। तो ये सवाल पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शंस देख लेते हैं क्या जवाब होना चाहिए इसका। जो 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्या मकसद था। भारत को आधुनिक औद्योगिक उपनिवेश में रूपांतरित करना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कच्चे माल के एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत का रूपांतरण, भारतीय पूंजी के निवेश के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को एक बाजार के रूप में स्थापित करना और भारतीय पूंजी के निवेश के लिए अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों को एक बाजार के रूप में स्थापित करना। तो इंडिया जो है कच्चे माल का हमेशा रहा, आज भी हमारे यहाँ से दुनिया के लिए हम कच्चा माल बेचते हैं, चाइना के लिए भी बेचते हैं, ठीक है। कोयला लोहा बहुत जाता है, तो उस ज़माने में रॉ मटेरियल के लिए इंडिया का यूज़ हो रहा था। तो इसका बी जवाब है। और एक और सवाल देखते हैं इसके बाद। तो ये है आपका 1857 का विद्रोह, सिपोय ऑफ 1857 रिवोल्ट टर्न टू एरिस्टोक्रेट्स एंड फ्यूडल चीफ्स फॉर लीडरशिप बिकॉज। तो 1857 के विद्रोह ने के सिपाहियों के नेतृत्व के लिए विभिन्न शासकों और सामंती प्रमुखों को चुना क्योंकि। तो ये सवाल है आपका, क्यों चुना। चार ऑप्शन है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि यह वर्ग अंग्रेजों के हाथों पीड़ित था और अंग्रेजी शासन का प्रखर विरोधी था। This class suffered at the hands of British and was in intense opposition to British rule. There were very few leaders from their own ranks among the sepoys. They were traditional leaders of Indian society। ठीक है, तो ये सारे के सारे ठीक है, डी जवाब आएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्योंकि वो सताया हुआ वर्ग भी था, ठीक है, और सिपाहियों के बीच अपने स्वयं के रैंक से बहुत कम नेतृत्व करता थे। भारतीय समाज के पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल लीडर भी थे। और अगला आपका मराठा पावर के ऊपर, मराठा शासन कुछ आधारभूत कमजोरियों से ग्रसित था जो इसके पतन का कारण बना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोरियों में सम्मिलित नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। मराठा पावर सफर्ड फ्रॉम सर्टेन बेसिक वीकनेसेस विच लेड टू इट्स डाउनफॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द वीकनेसेस। चार ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं और इसके अंदर जो है, दे फेल्ड टू गिव गुड एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन। और देयर रेड्स इनटू द टेरिटरीज ऑफ अदर रूलर्स वर मतलब मेड न्यू एनिमीज, इंटरनल कन्फ्लिक्ट अमोंग द मराठा सरदार्स। वे महाराष्ट्र से बाहर बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने में विफल रहे, सही बात है। अन्य शासकों को प्रदेशों पर उनके आक्रमणों ने नए दुश्मन बनाए, ये भी ठीक है। मराठा सरदारों के बीच आपसी भी जो है संघर्ष रहते थे, ये भी ठीक है। यानी कि डी जवाब है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव जवाब है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लॉकडाउन का ज़माना है, आप अपने घर बैठकर पढ़ाई कीजिए। लाइव ऑनलाइन 2 वे क्लासेस हैं, इसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर ले सकते हो या हमारी साइट पर जाकर आप जो है kushmanda.com पर भी डिटेल देख सकते हो। तो अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना करो, एग्ज़ाम होने हैं और सब एग्ज़ाम अब आगे ऑनलाइन होने वाले हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी जो है शुरू कीजिए, वेट मत करो, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।